Hey guys, now today we are starting with remaining part of section formula, that is exercise 11B। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, आपको आने चाहिए। इसमें दो फार्मूलाज मैंने लिखे हुए, दो फार्मूला आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है दोनों। तो पहला फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है? एम एक्स कॉमा वाई। जैसे वहाँ पे हम लोग पॉइंट पी यूज़ करते थे ना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एम लिया हुआ है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एम ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई रहेगा, और उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू था किसका, रेशियो का, m और n का, वो क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला में, क्या होता है कि मिड से क्या करता है, कट करता है। सी एक लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट m है और ये मिड पॉइंट है, मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो इधर को 1 लेंगे, इधर को 1 लेंगे, बराबर। तो 1 को m और 1 को n लेंगे, तो m और n 1 रहेगा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया बात? तो ये फॉर्मूला है इसका, x1 प्लस x2 अपॉन टू। एम और n वाला कंसेप्ट खाली इसमें से रिमूव हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। और वहाँ पे m प्लस n आता था, यहाँ पे हमेशा 2 आएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो x सेपरेटली निकालना है तो ये फॉर्मूला है, y सेपरेटली निकालना है तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल पे। सेंट्रॉइड में भी सेम क्या है, सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 3 पॉइंट। अब सेंट्रॉइड में क्या होता है कि 3 पार्ट्स हम लोग एज्यूम करते हैं कि 3 पार्ट में इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे एम और एन का सिस्टम ही नहीं होता है। सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रॉइड ऐसे होता है ना, जो ट्रायंगल में बनता है, ऐसे ऐसे और ऐसे करने पे जो यहाँ पे पॉइंट बनता है, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो x का सेपरेट फॉर्मूला ये हो जाएगा और y का सेपरेट फॉर्मूला ये हो जाएगा। इतने फॉर्मूले आपको आ गए तो समझ जाइए आपको एक्सरसाइज 11B सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको रीड करें, आपको समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देयर आर 2 सब क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ विच फर्स्ट वन वी आर सॉल्विंग, सेकंड वन इज फॉर होमवर्क। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, देखो, देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए बी। उन्होंने बोला कि लाइन सेगमेंट ए बी है, उस पर एक पॉइंट एम है, वो है उसका मिड पॉइंट। क्या है उसका? मिड पॉइंट है। वो पॉइंट एम का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया। ठीक है, उसमें एक पॉइंट एम लिखा। एम का मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या लिया, एक्स कॉमा वाई लिया। क्यों लिया एक्स कॉमा वाई? क्योंकि वो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कॉमा वाई से। और ए का वे कोऑर्डिनेट ले लिया, बी का कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब ए और बी में से मुझको क्या निकालना है, x1 y1 x2 y2। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, दिख रहा है ना, x1 और ये हो गया y1। ये क्या हो गया, x2, ये क्या हो गया, y2। अब ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपके पास है, आपको फॉर्मूला पता है, आपके पास गिवन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। व्हाट इज x1? x1 इज 3, x2 कितना है भाई, 7 है, और कितना है, अपॉन 2 है। y1 कितना है, y1 है -6, y2 कितना है, 8 है, अपॉन कितना है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 10 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2। कैसे देखो, -6 प्लस 8, अपोजिट साइन है तो सबट्रैक्ट होगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आया? ये किसका कोऑर्डिनेट्स हो गया, x कॉमा वाई का। तो इसके हिसाब से x हो गया 5 और y कितना हो गया, 1। समझ में आया? सेकंड पार्ट होमवर्क है, उसमें पूरा का पूरा डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे a का और b का वैल्यू चेंज जाएगा। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सिर्फ क्या करना है, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू चेंज करके और सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। So what is question number 2? So what is question number 2 is there are again a line segment AB where M is a midpoint. Okay, तो A का वैल्यू दिया हुआ है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, A और B का दिया था और मिड पॉइंट M का पूछा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, A का दिया हुआ है, मिड पॉइंट का दिया है, बट B का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ समझना क्या है, आपको समझना ये है कि बीच वाले को हम लोग हमेशा XY बोलेंगे, इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, x2 y2 पूछा है, और xy दिया हुआ है। और प्रीवियस क्वेश्चन में ये दोनों और ये दोनों दिया था, ये दोनों पूछा था। ठीक है,
अब फॉर्मूला आप लगा दो और वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। अपने को x2 और y2 का आंसर चाहिए बस, उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो m एक्स वाई कितना है, तो हम लोग लिखेंगे 8,5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ क्या है, ये हो जाएगा x1 है अपने पास 4, x2 है नहीं है अपॉन 2, y1 है 1, y2 है नहीं है अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आएगा काम, वो जो मैंने फॉर्मूले का स्प्लिट किया था, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो आप चाहिए रहता था तो यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू भी यूज कर सकते थे, x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। So now we can write 8 is equal to 4 plus x2 upon 2. Can we write? Yes. 2 into 8 into 2 हो जाएगा, that is 4 plus x2, है ना। तो क्या हो जाएगा 16 is equal to 4 plus x2, तो 16 minus 4 हो जाएगा, that is x2। तो x2 कितना होगा पता है, x2 हो जाएगा तुम्हारा, x2 का वैल्यू हो जाएगा 16 minus 4 that is 12। कितना आंसर हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट तुम्हारा 12 हो गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट यहीं पे पास में निकाल देते हैं। पास में निकालने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फिर बाद में कि कौन सा वैल्यू किसका है। देखो ये पार्ट कर दिया मैंने इसको, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 5 इंटू 2 कर लेते हैं और 1 प्लस y2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस y2, ठीक है। दिस इज नॉट h, दिस इज प्लस, है ना, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू y2। सो व्हाट इज y2, y2 विल बी 9, कितना रहेगा y2, 9 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे भाई, अब पूछेगा भाई बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, तो वी के कोऑर्डिनेट हैं 12,9। क्या कोऑर्डिनेट है 12,9, अगर आपको लिखना ही है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया ना, सिमिलरिटी इनमें दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं चाहता था अलग तरीके से सॉल्व कर सकता था, बट मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग को एक ही फॉर्मूला अगर लगने वाला है तो आपको सब क्वेश्चंस उसके जैसे ही दिखने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगे कि एक फॉर्मूला तो एक लग रहा है बट क्वेश्चन सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, नहीं, सब फॉर्मूला एक ही लग रहा है तो सब उसको खाली क्या कर रहे हैं ये लोग। एट्थ में ना, 8th स्टैंडर्ड में अग्रवाल की बुक चलती थी उस टाइम पे, एक चैप्टर हुआ करता था फॉर्मूला चेंज इन फॉर्म, उसमें हम लोग चेंज द सब्जेक्ट करते थे, चेंज द सब्जेक्ट वाला फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड वाला है, फर्स्ट सब पार्ट तो मैंने करा दिया, सेकंड जो सब पार्ट है ये है तुम्हारा होमवर्क। क्यों होमवर्क है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसके ऐसा ही है। अब थर्ड वाला जो सब पार्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब वो भी सेम ही लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा था, उसको सॉल्व कर रहा था। बट ये सेकंड वाला इज फॉर होमवर्क। चलिए आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी देखो सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों इसमें भी, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है कि सब वेरिएबल्स वगैरह यूज़ किए, तो आपको लगेगा कि शायद से टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट टफ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे पी दिया, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a+3,5। तो इसमें देखो कन्फ्यूजन क्या होता है, कई लोग ना पता है ये a को अलग रखते हैं, 3 और 5 को ऐसे इसके साथ कंबाइन, ऐसा नहीं होता। देखो ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो a+3 इज डिफरेंट, मतलब पहला वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है, ये पहला वैल्यू ये दूसरा वैल्यू, ये फर्स्ट और ये सेकंड वैल्यू। समझ में आया ना। तो कन्फ्यूजन देखो, अभी ये कॉमन सेंस वाला बात है कि प्लस के साथ है तो इसके साथ ही रहेगा, ठीक है, वो जाहिर सी बात है। बट क्या होता है कि आप लोग एग्जाम के टाइम पे इतना स्ट्रेस्ड रहते हो कि आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि यहाँ पे +3 लिखा हुआ है या फिर 3 के बाद 5 लिखा हुआ है। हम लोग को कैसे डील करना आता है, हमको दो इसमें नंबर्स रहते हैं, या एक नंबर एक वेरिएबल है, या दोनों वेरिएबल है तो डील करने आता है। 3 लोग रहते हैं ना तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग को एक एक चीज़ को क्या कर देते हैं, फटाक से इग्नोर कर देते हैं। समझ में आई बात। तो ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसमें ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर लिया, सारे वैल्यूज लिख लिए, x1 y1 x2 एंड y2, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू इज दिस। अब ये फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग x का फॉर्मूला ये हुआ, तो मैंने लिख लिया x इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये क्यों लिखा, देखो थोड़ा सा लंबा करने से बढ़िया है कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालें और फटाफट फटाफट सॉल्व कर लें। तो x का वैल्यू कितना है आप बता सकते हैं मुझको, x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, इट इज़ 4। x1 कितना दिख रहा है आपको, x1 है a+3 और x2 कितना दिख रहा है 7 है और अपॉन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू a+10। कैसे, देखो 3 + 7 10 हो गया और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 10 इधर आ जाएगा बाद में लाते हैं चलो। तो हो जाएगा 8 - 10 इज इक्वल टू a। तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो मेरे हिसाब से तो -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -2। अब क्योंकि अपने पास स्पेस का शॉर्टेज है यहाँ पे, तो हम लोग ये बाकी का पार्ट यहीं पे बाजू में कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में भी आएगा कि हाँ
कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना क्रिएट होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा कन्फ्यूजन? क्योंकि फार्मूलाज आपको दिखते रहेंगे यहाँ पे, है ना। दूसरे पेज पे करूँगा तो फार्मूला दिखेगा नहीं, तुमको समझ में नहीं आएगा फार्मूला कहाँ से लिखा है। तो ये y का फार्मूला देखो, y से y1 प्लस y2/2, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर, ये सिंस करके इसको भी इसको देयरफॉर करके लिखते हैं। चलो देयरफॉर, चलो अभी फिर से देयरफॉर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y कितना है? y है 3a माइनस 1, y1 कितना है? 5 है, और y2 कितना है? b है अपॉन 2। अब देखो ये हो गया टफ। टफ क्यों हो गया? तुमको लगेगा a और b साथ में दिया हुआ, एक जन रहता तो वैल्यू निकाल लेते थे, बट दोनों है तो दोनों का वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं एक इक्वेशन में निकालना, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पुरानी इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, a का वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू 5 प्लस b अपॉन 2। तो हो जाएगा 3 2 6, दैट इज -6 -1 इज इक्वल टू 5 प्लस b अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू 5 प्लस b अपॉन 2। अब ये कितना हो जाएगा? -7 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस b। फिर ये कितना हो जाएगा? -14 इज इक्वल टू 5 प्लस b। फिर क्या हो जाएगा? -14 -5 इज इक्वल टू b। फिर क्या हो जाएगा? -19 इज इक्वल टू b। कितना हो जाएगा? -19। तो मेरा आंसर आ गया है a इज -2 एंड b इज -19, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करो तो क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल से रिलेटेड तो मिड पॉइंट से ही है, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे सर्कल बना दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा घुमाते हैं इनको, तो उन्होंने बोला कि भाई सर्कल है, यहाँ पे सर्कल में एक डायामीटर है और डायामीटर का एक एंड है ए, दूसरा एंड है बी, और वो डायामीटर सेंटर से पास होगा ना पास सेंटर से, डायामीटर पासेस थ्रू सेंटर। तो सेंटर को बोला दिया इन्होंने सी, ठीक है। अभी ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का दे दिया, बट बी का क्वेश्चन मार्क, बी का फाइंड आउट करना है। तो मेरे को सर्कल तो देखना है नहीं, मेरे को सिर्फ दो चीज़ें पता चली कि सर्कल की प्रॉपर्टीज जो इन्होंने बोली नहीं है, इनको बोलना चाहिए था जो इन्होंने बोला नहीं है, वो उसके लिए उन्होंने सर्कल वर्ड यूज़ किया है। इनको बोलना चाहिए था सी इज अ मिड पॉइंट। सी इज अ मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि सर्कल का सेंटर जो होता है वो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है ना। सर्कल का डायामीटर जो होता है उसका मिड पॉइंट कौन होता है? सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट नहीं बोलने के लिए इन्होंने सर्कल बना दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो x1 का वैल्यू पहले हम लोग लिखेंगे 6 है, x2 का वैल्यू कितना है? 2 है। फिर सॉरी यार, y1 का वैल्यू ना, y1 का वैल्यू 2 रहेगा, x1 y1 फिर x2 y2। x2 क्वेश्चन मार्क है और y2 भी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। x इज 2 एंड y इज 5। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? मैं एक्सपेक्ट करूं कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन की तरह है ये? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। किसकी तरह है ये? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो आप इसको सॉल्व करके दिखाइए तो समझ में आएगा। तो मैं देखो ये जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिखता हूँ ये फॉर्मेट, इसमें देखो या तो ये पूछेगा ये दोनों दिया रहेगा, या तो ये पूछेगा ये दोनों दिया रहेगा, या फिर ये दोनों दिया रहेगा और ये पूछेगा। इसके अलावा ये कहीं बाहर से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक बार में हो जाए, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन, बेसिकली एक दो क्वेश्चन है इसमें जो थोड़ा सा अलग आपको लगेंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 90% क्वेश्चन समझ लो आप। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो विच फॉर्मूला वी कैन यूज़? हम लोग लिखेंगे कि देखो यहाँ पे सी इज अ मिड पॉइंट है ना, तो सी वर्ड यूज़ कर, यहाँ पे सी लेटर यूज़ करना पड़ेगा अपने को। हम लोग दूसरा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये सिंस है, फिर यहाँ पे आप कर लो देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और बाद यहाँ पे इस तरफ आप क्या लिख देंगे? देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, है ना। दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। देयरफॉर x कितना है? x हमको दिख रहा है कि 2 है, x1 कितना है? 6 है, x2 पता है क्या? x2 हमको पता नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। पता होता तो फाइंड आउट क्या करते थे फिर। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 6 प्लस x2, ठीक है।
ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 6 प्लस x2, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू x2, फिर क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू x2, आ गया एक वैल्यू। अब क्या बच गया, y वाला पार्ट बच गया। y कितना है भाई, y है 5, 5 इज इक्वल टू y1, y1 कितना है 2, y2 कितना है पता नहीं, और ये कितना है 2, तो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस y2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 प्लस y2, फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू y2, फिर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू y2। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ऑफ b होएगा x2 एंड y2। x2 कितना है -2, 8। समझ में? अच्छा, इसको ये आंसर जो होता है ना, ये वाला आंसर, इसको और अच्छे से हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, b लिखने का, फिर आप लिखिए x2 y2 और बाद में ऐसे 3 बॉन्ड डाल के, है ना, केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, 8, ऐसे करके लिखोगे तो आप उनको समझ जाएगा कि भाई x का वैल्यू -2 है और y2 का वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो कॉमा भूल गया मैं, कॉमा डाल देते हैं ना, तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। ये दिख रहे हो, ये जैसे आंसर लिखा, ऐसे आप सब में आंसर लिख सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है आंसर लिखने का। ऐसे भी लिख सकते हो बट ये ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप आंसर लिख दोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने थर्ड पार्ट किया था उसके जैसा ही है। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको पूरा इसको इजी करके दे दिया है। पी एन क्यू एक सेगमेंट है, उस पर एक मिड पॉइंट एम है, सबकी वैल्यू दी हुई है, x1 y1 x2 y2 x एंड y सब लिख दिया मैंने। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो भी लिख दिया, फिर दोनों फॉर्मूले को डिवाइड भी कर दिया है। अब खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ए और बी का वैल्यू निकालो और होमवर्क करना है। इतनी मेहनत मैंने इसलिए की तुम लोग होमवर्क करो, ठीक है। तो ये होमवर्क में है। होमवर्क इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है कि क्वेश्चंस मेरे सॉल्व करने से तुमको आने वाला नहीं है, मैं सॉल्व करके तुमको बता ही रहा हूँ, बट जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुमको समझेगा ही नहीं कि तुमको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा वही क्वेश्चंस तुमको होमवर्क में दूँ जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए तो तुमको पैटर्न की आदत पड़नी चाहिए। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसको तो सॉल्व करना बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि देयर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड रहेगा ऑब्वियसली। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियंस जो होते हैं ना ट्रायंगल के, जो मिड पॉइंट से पास होने वाली और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये लाइन जब तीनों वर्टेक्स की एक साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड में क्या होता है, देखो ऊपर का हिस्सा होता है 2 रेशियो और नीचे का हिस्सा होता है 1 रेशियो, 2 रेशियो 1 रेशियो ऐसा करके रहता है, ठीक है। बट वो यहाँ पे काम का नहीं है, यहाँ पे सेंट्रॉइड का हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी को समझते हैं। क्या समझते हैं, ए बी और सी। व्हाट इज ए बी एंड सी। हर बार देखो 2 पॉइंट ही रहता था ना, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को मिला के बनती है, बट ट्राइंगल 3 पॉइंट को मिला के बनता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट के पास एक एक कोऑर्डिनेट, एक एक्स वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, एक वाई वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रहेंगे और 3 कोऑर्डिनेट ऑफ वाई रहेंगे। देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 कैसे लिखना है, देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। मैंने लिख लिया सारे वैल्यूज यहाँ पे। और g जो अपना सेंट्रॉइड उसको हमने g से रिप्रेजेंट किया, वो x y है, तो वो भी लिख लिया। अब g x y का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला का जो है ये तो यहाँ पे सेंस आएगा और यहाँ आ जाएगा देयरफॉर। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट निकालना है यार, एक्स और वाई का सेपरेट वैल्यू चाहिए नहीं उनको, है ना। जब इधर पे कोई एक मिसिंग रहता है या कुछ रहता है तो हम लोग सेपरेटली निकालते हैं, तो फॉर्मूले में डाल के निकाल लो, ठीक है। कभी चाहिए तो इसको अलग भी कर सकते हो, एक्स को सेपरेटली भी निकाल सकते हो ऐसे और वाई को भी, ठीक है। बट यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा सुटेबल मैनर है ना। तो देखो x1 x2 x3 लिखा हुआ है, कितना 6 प्लस 1 प्लस 2, कितना लिखा है 6 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3। और y2 देखो y1 कितना है -3 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व कर लो बस इसको। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3। 5 प्लस 1 6 माइनस 3 इज 3, 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये तुम्हारा हो गया x y का कोऑर्डिनेट। समझ में आया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो सेंट्रॉइड के क्वेश्चन समझ गए। अभी आगे आएंगे तो बोल सकते हो ना होमवर्क में दे दो सर, करना है हमको, तो दे दिया, चलो एक मिल जावे, है ना। 6th वाला ही मिल गया अपने को, चलो 6th वाले में ही आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑफ PQR हुज सेंट्रॉइड इज गिवन। तो सेंट्रॉइड दिया है तो टेंशन वाली बात है नहीं।
ओके, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस याद दे दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, देखो सेंट्रॉइड का वैल्यू दे दिया है आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड निकालना था और यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, पी मिसिंग है। तो मैंने बोला था कि देखो मेरा क्वेश्चन जो होता है ना पैटर्न वाइज रहता है ना, तो पैटर्न सब में सेम फॉलो करो आप, पैटर्न डिफरेंट मत करना। तो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 xy, ठीक है। x1 y1 यानी कि पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है, तो x1 y1 इज क्वेश्चन मार्क, x2 y2 इज गिवन 3, x3 y3 दिया हुआ है और xy भी दिया हुआ है, दैट इज सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड का वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ये पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 है ना, तो इसमें से ना कम से कम 3 पेयर्स तो दिए रहेंगे, सिर्फ एक पेयर का ही क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं। तो कभी ये दिया रहेगा ये तीनों, सॉरी ये पूछा रहेगा ये तीनों दिए रहेंगे, कभी ये पूछा रहेगा ये और ये दिया रहेगा, कभी ये पूछा रहेगा तो ये दोनों और ये दिया रहेगा। समझ में आया ना, ऐसे ये लोग इसको ट्विस्ट करते रहते हैं। और कभी कभी ये तीनों दिया रहेगा और ये पूछा रहेगा, ठीक है। तो बट एक ही पेयर, कोई भी एक पेयर ही पूछेंगे, सब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला जी एक्स कॉमा वाई, दैट इज दिस इज द फॉर्मूला। अभी एक्स का वैल्यू ये वाला इधर लिख लिया, वाई का वैल्यू ये वाला इधर लिख लिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आंसर ले लो, बस हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है, देखो एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा है -2 है, तो हमने लिखा है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू x1 कितना है पता नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है। x2 कितना है 7, x3 कितना है 4 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या -2 इंटू 3 इज इक्वल टू x1 प्लस 11 ना, 7 प्लस 4 11, ये कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x1 प्लस 11, तो -6 माइनस 11 इज इक्वल टू x1। सो x1 इज एक्चुअली -6 और 11 को मिला देते हैं, कितना हो जाएगा -6 और 11 को मिला के -17, कितना हो जाएगा -17। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। तो y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 3, देख लो y कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। y1 कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, y1 पता ही नहीं है, y फाइंड आउट करना है। y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया है 1, कितना दिया देखो 1। y3 कितना दिया हुआ है 2 अपॉन 3, तो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 3, 3 3 से कितना होता है 9 इज इक्वल टू y1 प्लस 3, जगह 9 माइनस 3 इज इक्वल टू y1, सो y1 इज इक्वल टू 6। अब हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1, तो इसको मैं ऐसे ट्रिपल बॉन्ड मार के और यहाँ पे -17, 6 लिख दूंगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा पिछले क्वेश्चन में और इसमें, नहीं बस वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, ठीक है। ये तो होमवर्क में देना चाहिए था, बट चलो ठीक है नहीं दिया मैंने, है ना। बट अब दूंगा 7th क्वेश्चन, तो तुमको होमवर्क में करना ही पड़ेगा। ये अगेन सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट इज फॉर होमवर्क। ना क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन वेरी सिंपल, जो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। बस इसमें एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझाने वाली बात ये है कि होमवर्क है, ठीक है। नहीं, ये समझाने वाली बात नहीं, समझाने वाली बात क्या है कि ये जो जी है ना सेंट्रॉइड, ये 0,0 है। 0,0 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लिखा रहता तो हम लोग फटाक से देख के कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी करने में फास्ट है। बट क्या होता है कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये लिखा नहीं हुआ है, तो इसको पहचाना कैसे मैंने कि 0,0 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, या फिर ओरिजिन इज सेंट्रॉइड। ओरिजिन का वैल्यू जो होता है, ओरिजिन मतलब समझते हो, ओरिजिन देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं साइड में, है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं ना, वो क्या होता है, ओ होता है, जिसका हम लोग लिखते हैं 0,0। फिर इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3 4, -1 -2 -3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। तो ओरिजिन इज ऑलवेज 0,0, याद रखना है बात, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इससे फायदा तुमको ये हो गया, तुम्हारे पास सारे वैल्यूज आ गए। देखो x1 हो गया तुम्हारा a, y1 हो गया 3, x2 हो गया 5, y2 हो गया b, x3 हो गया -1 और y3 हो गया 4, और x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको सबको पता हुआ है फॉर्मूला क्या लगाना है। आप तो पहले तो लिख देंगे कि g x कॉमा वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। पहले तो ये लिख देंगे, फिर इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर लेंगे और फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये होमवर्क में है, इसका रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है।
आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ है। यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे काम आने वाला है। हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स तो कर नहीं रहे हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ चैप्टर तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं मिड पॉइंट से फॉर्मूला से रिलेटेड। तो पैरेललोग्राम का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा, लेकिन उसका कोई एक प्रॉपर्टी जो मिड पॉइंट से मिलता रहे, ऐसा कुछ मिल जाए तो उसका रोल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इसकी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से बी से एम और एम से डी सेम है तो एम इज अ मिड पॉइंट। ए से एम और एम से सी सेम है तो अगेन एम इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पे यार ये चीज़ ये हो जाएगी प्रॉपर्टी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो है और बी डी जो है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों एम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मिड पॉइंट अगर आपने प्रूफ कर दिया कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है तो हो जाएगा, हैंस प्रूफ किया पैरेललोग्राम है। तो बट उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले थोड़ा सा। ए से सी और बी से डी का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे क्या? तो करने का तरीका ये है कि ए है, ये सी है, तो x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लिखने भर का स्पेस नहीं है, फॉर्मूला आप अलग से लिखेंगे फिर लेंदी हो जाएगा। कर सकते हो आप कि मिड पॉइंट ऑफ AC अलग से निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ BD अलग से निकाल लो, बाद में बोलो क्योंकि दोनों सेम है तो इक्वल हो गया। बट एक है, दोनों को साथ में कर सकते हैं, वो बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 तो 2 प्लस 4/2 कॉमा 2 प्लस 4/2 कॉमा -3 प्लस 13 y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू। अब इसके वाले पे आ जाते हैं, तो 1 प्लस 5/2 कॉमा 4 प्लस 6/2। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाए। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6/2 हो जाएगा। यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। अब तो आपको ये तो समझ गया रहेगा कि सेम ही आने वाला, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 3,5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर लेंदी वे में करते तो क्या कर सकते हो? तो लेंदी वे नहीं है वो, तो और अच्छा है अगर उसको करोगे तो। पहले आप लिख दो, वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट, वी आर डूइंग अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू मिड पॉइंट ऑफ AC। भूल जाओ कि BD है वहाँ पे, भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो पहला AC अगर हम लोग लें, तो अगर ये लाइन है और ये मिड पॉइंट निकालते थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे मिड पॉइंट निकालते थे, वही पूरा प्रोसेस यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर दूसरे पार्ट में BC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, और फिर बोलो कि क्योंकि देखो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, सॉरी, जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं। समझ में आई बात? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।